वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें शुरू करना है और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस हेडिंग का मतलब क्या है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन मतलब हमारे सेंटर गवर्नमेंट, एंड इट्स टेरिटरीज यानी इंडिया, इंडिया और उसकी राज्य क्षेत्र, कितना उसका पूरा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने इंडिया को डिनोट किया है यूनियन से। ठीक, इंडिया इज़ क्रिएटेड एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को जो है ना, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्रिएट किया है। ऐसा नहीं, इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों क्रिएट किया? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पास जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर के साथ जो है फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। मतलब पावर्स को इक्वली डिवाइड किया हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में। और हमारे अगर हम इंडिया का स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर कैसा है? वो स्ट्रक्चर है आपका यूनिटरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। कैसे? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं फेडरेशन की। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है कि जब पावर्स को हम डिवाइड कर देते हैं सेंटर, स्टेट या उससे ज़्यादा किसी और गवर्नमेंट में। ठीक है, तो जैसे हमारे इंडिया में पावर्स डिवाइडेड हैं सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फेडरेशन जो होती है, फेडरेशन में हम पावर्स को डिवाइड करते हैं। एक ऐसी फेडरेशन जो है टू टाइप्स की होती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये हम पहले भी पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। कई जगह हम इसको फेडरेशन को पढ़ेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे स्टेट एक साथ आते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के साथ वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि चलो हम सब लोग मिलके क्या करते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं पूरा। अब वो ग्रुप क्या कहलाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, पहले बहुत सारे स्टेट एक साथ हुए, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक बड़ी कंट्री बनाते हैं, तो उन्होंने क्या बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि पहले सेंटर बना, होल्डिंग टुगेदर नाम से ही पता चल रहा है होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन होल्ड कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, सेंटर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है। तो पहले सेंटर गवर्नमेंट बनी, उसने सारे स्टेट्स को फॉर्म किया और उसको क्या है, अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसी को क्या कहा है हमने? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि क्या पूरे हमारा इंडिया जो है या फिर कोई भी आपकी कंट्री है, वो क्या है? स्टेट्स का फॉर्मेशन ही है, स्टेट्स का यूनियन ही है, स्टेट्स का ग्रुप ही है। ठीक है, तो वो वही जो ग्रुप है वही क्या कहलाया है? वही फेडरेशन कहलाया है। हमारा स्टेट, हमारी कंट्री भी फेडरेशन है, लेकिन हमारी फेडरेशन कौन सी है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि इंडिया पहले बनी और उसके बाद उसने अपने स्टेट्स फॉर्म किए। 1947 में इंडिया बनी, भारत। ठीक है, और उसके बाद क्या है? उसने अपने स्टेट्स फॉर्म किए। कैसे फॉर्म किए? शुरुआत से फॉर्म करने शुरू किए। ठीक है, पहले पाकिस्तान अलग हुआ, अलग कंट्री बन गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया था शुरू में। ठीक है, बाद में वो फिर पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? हमारे पास जो है प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है, तो वही प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस जो हुआ करते थे हमारे पास, उनको कंबाइन करके हमने क्या बनाए? स्टेट्स बनाए। ठीक, तो पहले क्या बना? अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, पहले इंडिया बनी, फिर प्रिंसली स्टेट या प्रोविंसेस को हमने कंबाइन करके क्या बनाया? स्टेट्स बनाया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली जो हम इसमें शुरुआत में यूनियन एंड इट्स स्टेट्स के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो चार इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका? नेम एंड दी टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो हमारी टेरिटरी है, आर्टिकल 1 कहता है कि हमारी टेरिटरी जो है उसका नाम क्या होगा, उसकी टेरिटरी कहाँ तक होगी। ठीक, सेकेंड आर्टिकल, आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कैसे न्यू स्टेट्स का एडमिशन किया जाएगा, कैसे न्यू स्टेट्स को एडमिट किया जाएगा और कैसे नए स्टेट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 3 जो सबसे बड़ा आर्टिकल है इस चैप्टर, इस पार्ट का, तो वो क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज़। यानी कि नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका एरिया कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे घटाया जाएगा एरिया किसी भी स्टेट का, और क्या होगा, उसका नाम अगर बदलना है तो कैसे बदलना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब कहाँ पढ़ेंगे हम? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4, अमेंडमेंट इन द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3। ठीक है, अमेंडमेंट जो आर्टिकल 2 और 3 में दिए जाएंगे,
वो क्या होंगे, वो हम आर्टिकल 4 में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज़ भारत, हाँ दोनों ही नाम को यहाँ सिग्निफाई कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों का मानना ये था कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना ये था कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, इसलिए दोनों नाम यहाँ पे सिग्निफाई कर दिए गए और क्लियरली डिफाइन कर दिया गया कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है, भारत कहा जाएगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, स्टेट्स का एक ग्रुप होगा, स्टेट्स का एक यूनियन होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी यही बात सामने रखी थी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रेफर्ड रेदर देन दी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स को कॉन्सेप्ट जो था वो सामने रखा था। वो किस लिए सामने रखा, क्योंकि इंडिया जो थी, इंडिया जो फॉर्म हुई थी वो स्टेट्स के एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन वो स्टेट्स के एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन है कि स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया और अमेरिका बना लिया, वो स्टेट्स के एग्रीमेंट नहीं था। यहाँ पे इंडिया पहले बना था, ठीक है, उसके बाद में स्टेट्स बने। ठीक, स्टेट्स दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बाप बेटों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे बाप होता है वो अपने सब बेटों को एक साथ इकट्ठा करके रखता है, तो ऐसे ही इंडिया है, पहले बाप बना फिर बाद में ये सारे बेटे स्टेट्स के रूप में बने और उनको सबको होल्ड करके रखा है, ना बाप उनसे अलग होगा ना उन्हें अलग होने देगा। ठीक है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम फेडरेशन, मतलब स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है, बेटों के पास कोई राइट नहीं कि वो बाप से अलग जा सकें। द फेडरेशन इज़ एन यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, इसी वजह से इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या है कि वो बाप से अलग अपने नहीं जा सकते हैं। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, वो जा ही नहीं सकते, स्टेट्स जो है उनके पास राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाएं, बस अपनी बाउंड्री छोटी बड़ी कर सकते हैं, भैया हम अपना कमरा यहाँ लेंगे, हम अपना कमरा यहाँ लेंगे, बात ख़त्म हुई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट्स यहाँ से अलग होकर चले जाएं। ठीक, वो सब यहाँ नहीं चलेगा, ये पूरा इंडिया एक बाप के रूप में है और ये सारे स्टेट जो हैं उसके बेटे के रूप में और अच्छी तरह से होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत अच्छा कंट्रोल बना के रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज, इसमें क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की टेरिटरी क्या क्या होंगी, इंडिया की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी क्या क्या होंगी, कहाँ कहाँ, पाकिस्तान से किसका बॉर्डर मिलना है, बांग्लादेश से किसका मिलना है, चाइना से नेपाल से किसका मिलना है, तो ये सब चीज़ क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, स्टेट्स बना दिए, उसके बाद यूनियन टेरिटरी, हमारे यूनियन यानी हमारे स्टेट्स की टेरिटरी कौन कौन सी होंगी, यूनियन टेरिटरी हमारे पास एक ऐसे टेरिटरीज होंगी जिस पे यूनियन का कब्जा होगा, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होंगी, वो होंगी हमारी यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया। बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी भी होंगी जो इंडिया के द्वारा एक्वायर्ड, इंडिया के द्वारा कब्जाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 2, पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है कि एक नया स्टेट बना सकता है, कैसे बनाएगा वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3 में, कैसे क्या बनाएगा अब, है वो आर्टिकल हम 3 में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट जो है एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से बना लेता है न्यू स्टेट्स। ठीक है, वो आर्टिकल 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आर्टिकल 3 देखते हैं, पार्लियामेंट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट, कैसे न्यू स्टेट बनाता है, यहाँ ध्यान से देखने वाली चीज़ है, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स को या उनके पार्ट्स को मिला के। ठीक, सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके यानी कि काट छाँट करके। यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी एक स्टेट की टेरिटरी को काट छाँट करी और दूसरी स्टेट में यूनाइट कर दी। ठीक है, या फिर किसी दो स्टेट्स की टेरिटरी को काट छाट करी और उसको फिर काट छाट करके दूसरी स्टेट्स में ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पार्लियामेंट कैन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है, अब पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। ठीक है, ध्यान देना, घटाना, बढ़ाना, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश यानी घटाना किसी स्टेट का एरिया, किसी स्टेट की बाउंड्री को छोटा बड़ा करना, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, या फिर इधर उधर घुमा के उसको सेट करना। ठीक है, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का नाम भी बदल सकता है पार्लियामेंट, कौन बदल सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है ना, अब ये क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तरह से ये अमेंडमेंट ही होता है, लेकिन इस अमेंडमेंट को हम आर्टिकल 368 के अंडर में
नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे कि आर्टिकल को, इस अमेंडमेंट को आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं रखा जाता है। ठीक, सबसे पहली बात क्या होती है कि किसी स्टेट का अगर हमें नाम चेंज करना है, या मतलब ऊपर वाले ये चारों जो हैं, इंक्रीज द एरिया, किसी का स्टेट का एरिया बढ़ाना है, घटाना है, या उसकी बाउंड्री में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर उसका नाम चेंज करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रिलेवेंट स्टेट्स जो हैं, उन स्टेट्स को हम क्या करेंगे, उन स्टेट्स का हम फॉर्मेशन करते हैं। उन स्टेट्स के पास में हम एक बिल भेज देते हैं। बिल इज सेंड टू द कंसर्न स्टेट टू एक्सप्रेस विद इन ए स्पेसिफाई पीरियड। और उनके व्यूज़ मांगते हैं, उनके व्यूज़ मांगते हैं हम, जो स्टेट्स होते हैं, मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में से आपको उत्तराखंड अलग किया गया था। ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश में तो उत्तराखंड अलग किया गया था, तो इनके दो स्टेट के पास, उत्तर प्रदेश के पास में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पास में एक बिल भेजा गया था। ठीक है, उस बिल में क्या किया गया कि आपको इसमें अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, और उसमें प्रेसिडेंट एक टाइम पीरियड फिक्स करता है। ठीक है, कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कोई भी टाइम पीरियड प्रेसिडेंट उसमें फिक्स कर सकता है, और उस फिक्स टाइम पीरियड में विधानसभा को क्या होगा, अपना रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब उसमें भी दो कंडीशन बनती हैं। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये है कि वो जो टाइम पीरियड है ना, निर्धारित समय सीमा जो दी गई है, वो निर्धारित समय सीमा जो होगी, उस निर्धारित समय सीमा में ही विधानसभा को अपना सारा का सारा जो रिकमेंडेशंस है वो प्रेसिडेंट को वापस करनी होंगी। बाय चांस अगर निर्धारित समय सीमा में प्रेसिडेंट को वापस नहीं करती है विधानसभा रिलेवेंट स्टेट्स की, ठीक है, स्टेट या स्टेट्स की विधानसभा अगर वापस नहीं करती है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। अब बढ़ी हुई समय सीमा में इनको कंपलसरीली वापस करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को सीधे सीधे किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर सकता है, किसी भी हाउस के लिए रिकमेंड कर सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है इसमें कि हम क्या करने जा रहे हैं, अब इस बिल को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपको रिकमेंडेशन देनी है, दो, नहीं देनी मत दो। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर निर्धारित समय सीमा में राज्य या राज्यों की विधानसभा द्वारा बिल वापस नहीं किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास दो कंडीशन होती हैं। समय सीमा बढ़ा दे, ठीक है, अब उसमें अपनी राय दे। ठीक है, उसी बढ़ी हुई समय सीमा में विधानसभा को अपनी राय देनी होगी, उस स्टेट की विधानसभा। जैसे यूपी में से उत्तराखंड काटना था, तो उसको अपनी समय सीमा उसी समय सीमा में, बढ़ी हुई समय सीमा में अपनी राय देनी होगी कि हम काटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर क्या क्या हम चेंजेस चाहते हैं इसमें अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बढ़ी हुई समय सीमा के अपनी राय नहीं देता है तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में बिल पेश कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, जो विधानसभा की ओपिनियन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो चाहे तो प्रेसिडेंट माने चाहे ना माने। प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी ओपिनियन, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है कि चाहे आप मानना चाहे माने, नहीं मानना चाहे ना माने। ठीक है, बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में, यानी किसी भी पार्लियामेंट में हाउस में पेश अगर किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए ही होती है। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंपलसरी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए ही होती है। बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा हम किसी में भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का बिल लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टेट में कोई बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो हम उसको किसी भी हाउस में लेके आ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिल जो है आपका पास हो जाता है, फाइनली बिल पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मेजोरिटी कौन सी होती है, दो पक्ष हैं हमारे पास कि स्टेट बनाना है या नहीं बनाना, यानी कि हाँ और ना। अब जिस फेवर में ज़्यादा वोट पड़ जाएंगी वही होगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जिसमें भी ज़्यादा वोट पड़े, 50+1। ठीक है, 50%+1। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50%+1। मान लीजिए 100 वोट टोटल हैं हमारे पास, मान के चलते हैं हम कि हमें एक स्टेट बनाना है उत्तराखंड, और उसके लिए हमें 100 वोट डालनी है। ठीक है, 100 वोट में से अगर हमारी 51 वोट पड़ जाती है फेवर में, तो हमारा उत्तराखंड बन जाएगा। अगर हमारी वोट पड़ती हैं 49 के फेवर में, तो हमारा स्टेट उत्तराखंड नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जो
पार्लियामेंट से लॉ पास हो रहा है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है ना। आर्टिकल 4 पे आते हैं। अमेंडमेंट इन द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, ठीक है। अमेंडमेंट इन द लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3, दीज अमेंडमेंट्स मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 आर डन बाय द सिंपल मेजोरिटी एंड द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी ऊपर बताया मैंने कि सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके इस अमेंडमेंट को हम कर देते हैं और ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कहलाता है। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 इज नॉट कंसिडर्ड द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो हम 2 और 3 में अमेंडमेंट करते हैं ये आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। ये आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसके अंडर में नहीं आता है। अब आता है हमारा बेरीबरी यूनियन केस, ठीक है। बेरीबरी यूनियन केस हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है ना, और इसमें भी पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी इस केस में। तो कुछ रिकमेंडेशंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी जो उससे रिलेटेड थी, अब जो इससे रिलेटेड है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने आ रहे हैं, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सीड द टेरिटरी ऑफ बेरीबरी यूनियन इन वेस्ट बंगाल टू ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो बेरीबरी यूनियन है वेस्ट बंगाल में से वेस्ट बंगाल में उसे ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी में ऑल्टर करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमें ऑल्टर करना है हम अपने टेरिटरी को ऑल्टर कर सकते हैं भारत देश की, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान हो चुका है, ईस्ट पाकिस्तान दूसरी कंट्री हो गया, दूसरी कंट्री को अगर हमें ऑल्टर करना है तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंडर में, ठीक है। SC said that parliament cannot cede Indian territory to foreign country under आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अंडर में हम जो है फॉरेन कंट्री को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, है ना। हम सिर्फ अपनी कंट्री को ही ऑल्टर कर सकते हैं। कैन ओनली सीड बाय द अमेंडमेंट आर्टिकल अंडर 368 में अमेंडमेंट किया जा सकता है, 368 के अंडर में ही अमेंडमेंट करना होगा। और इसी तरह हमारे पास आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा कि हम अगर हमें अमेंडमेंट करना ही है ना किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी का, तो हम क्या करेंगे? हम अकेले हमें ज़रूरत नहीं है किसी अमेंडमेंट की, दोनों कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स मिलके भी इस काम को कर सकते हैं। दोनों कंट्री के एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, भाई आप हमारे इतने गांव ले लो या फिर आप हमारी इतनी टेरिटरी ले लो और हम आपको अपनी इतनी टेरिटरी दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल दैट द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि यहाँ पे ऊपर बेरोबरी केस में तो कह दिया कि 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कह दिया कि हम इसको 368 के अंडर में अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें किसी दूसरी कंट्री से बाउंड्री का डिस्प्यूट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि दोनों कंट्री के एग्जीक्यूटिव आपस में मिलकर बात करेंगे और उस कंट्री की टेरिटरीज को जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यही डिस्प्यूट जो सॉल्व हुआ, ये डिस्प्यूट सॉल्व होता है हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश के कुछ गांव हमने ले लिए थे और हमने बांग्लादेश को कुछ गांव अपने दे दिए थे। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 फॉर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया टू बांग्लादेश 111 एनक्लेव्स, बांग्लादेश टू इंडिया 51 एनक्लेव्स, डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर बॉर्डर। इसमें जो चेंजेस आए थे बॉर्डर में हमारे, वो 6.1 किलोमीटर के चेंजेस आए, ठीक है। और कहाँ कहाँ की टेरिटरीज इसमें हमारी मॉडिफाई हुई? तो जो टेरिटरीज मॉडिफाई हुई थी वो हुई थी असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की टेरिटरीज इसमें हमें मॉडिफाई करनी पड़ी, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश बाउंड्रीज, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री जो है टोटल है हमारी 4000 किलोमीटर्स की, जो जिसको हमने रेड क्लिफ लाइन से डिनोट किया है। ये रेड क्लिफ लाइन मैंने आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है जो कुछ कुछ इंडिया जैसा दिखता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, तो जो इधर वाला एरिया ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये आपका ईस्ट पाकिस्तान है और ये आपका मेन पाकिस्तान है, ठीक है। इसको हमने सेपरेट किया था, ये जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं रेड क्लिफ लाइन से। बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया था उसको ऑल्टर करा दिया गया और वो बाद में बांग्लादेश बन जाता है पाकिस्तान से फ्री होके, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, किस तरह हमने प्रिंसली स्टेट्स को ऑल्टर करके स्टेट्स बनाया, किस तरह उनको इंटीग्रेट करके हमने जोड़ के उनको स्टेट्स बनाया। उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस थी, कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए थे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल जो हमारे पास उस टाइम पे थी 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में, जिसमें 549 ने तो 1947 के बाद ज्वाइन कर लिया था इंडिया को, है ना। 1947 में 549 ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन तीन बचे थे। कौन कौन से तीन बचे थे? हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। इन तीनों ने हमको ज्वाइन नहीं किया था। फिर बाद में इनको ज़बरदस्ती ज्वाइन कराया गया था। वो किस किस तरह कराया गया? हैदराबाद को तो पुलिस एक्शन से ज्वाइन कराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक तरह से काफ़ी सारी पुलिस फोर्स लेके हैदराबाद पे हमला करने की प्लानिंग बनाई थी, ठीक है। अपना प्रेशर दिखा के, अपना दबाव दिखा के जो है हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन करा दिया गया। जूनागढ़ ने जो है रेफरेंडम के थ्रू हमें ज्वाइन कर लिया था। जनमत संग्रह, मतलब काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, उनसे पूछा गया कि भैया आप क्या चाहते हैं। जनमत संग्रह मतलब जनता का संग्रह, जनता की मत से संग्रह जो हमने लिया था। तो उनसे पूछा गया आप क्या चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। उसमें कंडीशंस लगा दी गई थी, अगर आप चाहें तो अलग रह सकते हैं, फिर आपको इंडिया से कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी। आप इंडिया के साथ आते हैं तो डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। जितना इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि चीज़ों को डेवलप किया जाए स्टेट के अंदर। तो उसमें जनता ने एक अपना मत दिया कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के साथ हो लेते हैं, और इंडिया के साथ होने में हमें फ़ायदा भी होगा, हमारा डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा कश्मीर। कश्मीर में क्या कहता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है। एसेशन क्या होता है? एग्रीमेंट वेयर ए स्टेट डिसाइड टू ज्वाइन इंडियन स्टेट। शुरू में जो था कश्मीर का, इसको हम 370 को हम अलग से भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, छोटी सी कहानी बता देता हूँ। शुरू में जो है कश्मीर इंडिया के साथ आने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में जब चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर हमला किया था, जब राजा हरी सिंह ने फिर सोचा कि चलो इससे तो इंडिया के साथ हो जाते हैं, कम से कम हमें अपनी सुरक्षा तो मिलेगी, तो उसके थ्रू एग्रीमेंट वेयर ए स्टेट डिसाइड टू ज्वाइन दी अनदर स्टेट। तो उसमें हरी सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एग्रीमेंट होता है कि ठीक है हम आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू ज्वाइन हो गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन। उसमें हमारे 4 तरह के ग्रुप्स दे दिए गए थे। पार्ट स्टेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 3-4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। और वो क्लासिफिकेशन किस तरह होगा? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। ये इसमें आपके स्टेट्स दे रखे हैं, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट ए बी सी डी में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट्स इसमें आए थे। रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ना इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे स्टेट्स हैं इसमें। और ये शेड्यूल्स हैं इसके, जिनमें स्टेट्स के बारे में दिया गया। इनको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन चीज़ जो आती है वो आपकी आती है कमीशंस ऑन स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। आपके कौन कौन सी कमीशन आई थी? 3 कमीशन आपकी आई थी, धार, जेवीपी और फजल अली। इनको याद करना भी ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगी। बेसिकली हमारे स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ उसके लिए कमीशन सेटअप की गई थी, ठीक है। उन कमीशंस को सेटअप करने का मेन मोटो ये था कि स्टेट्स को जो डिवाइड किया जाए वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट्स को एक साथ ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है आपकी जो पहली 2 कमेटी थी, धार और जेबीपी, ठीक है। धार और जेबीपी जो कमेटी थी, इन दोनों की रिकमेंडेशंस 1948 में दोनों कमेटी आई थी, और इन दोनों की रिकमेंडेशंस जो थी वो सेम थी, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी ये कमेटी। लेकिन इन्होंने जो है मना कर दिया था कि नहीं, हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड नहीं करेंगे। दोनों की ही रिकमेंडेशन नेगेटिव आई थी कि हमें नहीं करना है लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड, हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट में चला आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। फिर बाद में आती है 1953 में फ़ज़ल अली कमेटी आती है। फ़ज़ल अली कमेटी ने ये आपके रिकमेंडेशन दी कि नहीं, हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, लेकिन अकेले लैंग्वेज का बेसिस ही उसका बेस नहीं होगा डिवाइड करने का, और भी बेस हो सकते हैं, लेकिन हम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। अब इनकी डिटेल जो है हम आगे देख ले रहे हैं। फर्स्ट है आपका धार कमीशन, अच्छे से याद करना है।
दोनों धार और जेवीपी दोनों के रिकमेंडेशंस बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक याद कर ली तो दूसरी अपने आप याद है, और याद करना कोई मुश्किल नहीं है। लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशंस 1948, ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक प्रोविज़न कमीशन 1948 में, यानी कि लैंग्वेज के बिहाफ पे ही इनको डिवाइड किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। इसके चेयरमैन थे एस के धार, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशंस जो इनको इसलिए अपॉइंट किया गया कि देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी के हम लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर सकें स्टेट्स को। इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस को मना कर दिया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा हम उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया था जेवीपी कमेटी। इसकी भी रिकमेंडेशन सेम है, कहा गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करो। इन्होंने भी मना कर दिया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे, इन्होंने इसको भी इसकी रिकमेंडेशंस भी नेगेटिव आई। नेक्स्ट है आपकी फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन जो है ये भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी जो 1953 में अपॉइंट की गई थी, ठीक है। इसके मेंबर कौन कौन थे? फजल अली चेयरमैन थे और के एम पनीकर और एच एन कुंजरू इसके अदर मेंबर्स थे। इन्होंने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करने के लिए कहा, उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है और अच्छा हो जाएगा। जब लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे तो एक साथ एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ आ जाएंगे और उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके डेवलपमेंट भी आगे तेज़ी से हो सकता है, ठीक है। सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, ठीक है। इन्होंने 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी को गठन करने के रिकमेंडेशंस अपनी दी। उसके बाद में ही आपका आ जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसी फजल अली कमेटी जो थी, इसी का ही जो रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, जो बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, ठीक है। इसमें इसी के थ्रू जो जितने भी स्टेट्स थे हमारे अब तक बनते चले आ रहे हैं, ठीक है। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 1956 एज ए रिजल्ट ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इवॉल्व, ठीक है। इसी के जो रिजल्ट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। कब बनाई गई? 1 नवंबर 1946 को। और अब जो 2 यूनियन टेरिटरीज अब बनाई गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ऑन 5 अगस्त 2019 को, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिएट कब कर दी गई हैं? क्रिएट कर दी गई है ये आपकी 5 अगस्त 2019, लद्दाख भी 5 अगस्त 2019, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन कब शुरू होता है? 31 अक्टूबर 2019 को एडमिनिस्ट्रेशन उसका शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाई हुई है, ये इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कौन सा स्टेट कब इवॉल्व हुआ, किस तरह इवॉल्व हुआ, ठीक है। 1953 आंध्र प्रदेश मद्रास से निकल के फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। बाकी और सब आपको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा स्टेट कब बना। इस साल जो करंट में अब जो क्वेश्चंस चलेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर पे, यानी कि आर्टिकल 370 पे ही चलने वाला है। ये लिस्ट डाल दी है इसमें मैंने, ठीक है। सारे स्टेट्स दिए गए कौन सा स्टेट कब बना है, ठीक। जैसे गोवा, दमन एंड दीव अकॉर्ड फ्रॉम पोर्टुगीज विद पुलिस एक्शन, ठीक है। 1962 में गोवा, दमन और दीव को जो है पुलिस एक्शन के थ्रू एक्वायर यानी कि कब्जा किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक। और इसके बाद आता है आपका तेलंगाना, जो आपका आंध्र प्रदेश से निकल के बना है 2014 में। अब इसकी कैपिटल जो है तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती कैपिटल है, ठीक है ना। नेम चेंजेस, किस किस स्टेट के नेम चेंज हुए? यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश 1950 में, 1969 में मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैसूर को कर्नाटका चेंज कर दिया गया था। दिल्ली, ये आता है आपका
1973 में लक्षद्वीप एंड अमीद्वीप आइलैंड्स को लक्षद्वीप आइलैंड में कन्वर्ट किया गया। दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में कन्वर्ट किया गया। उत्तरांचल 2006 से कन्वर्ट करके उसका नाम उत्तराखंड किया गया। पौंडीचेरी का पुदुचेरी किया गया। उड़ीसा का उड़ीसा किया गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। चलिए, थैंक यू।